में 13 अप्रैल के द हिंदू में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 अप्रैल का देखने वाले हैं द हिंदू। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आया एडिटोरियल वाले पेज पे, यहाँ पे आप देखो, कॉरपोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉरपोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि देखो, हमें ये सब नहीं देखना है कि क्या हुआ। एक्सप्लेनेशन हैज़ प्रपोज फॉर रिसेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया विद एप्लीकेशन फॉर इट्स कंट्रोल। डिप्टी गवर्नर जो हैं आरबीआई के, उन्होंने क्या बोला है कि रिपोर्टेड टू हैव ऑब्जर्व एन इंडियन न्यूज़ एंड ओपिनियन वेबसाइट ऑन मार्च 30। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, पर हमको यहाँ पे देखना है द फैक्टर ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन। क्या रीज़न है कि जो फूड प्राइजेस हैं, ठीक है, उनके महंगे होने के क्या रीजंस है, वो हम देखेंगे। इसमें है वी ऑफर 5 कमेंट्स ऑन द क्लेम दैट कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर इज ड्राइविंग इन्फ्लेशन इन इंडिया करेंटली। फर्स्ट क्या है, डाइवर्जेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट न्यू। क्योंकि देखो, डाइवर्जेंस तो हमेशा देखने को मिलता है, तो ये कोई न्यू फेनोमेना तो नहीं देखा जा रहा है। आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2008, India inflation surge reaching level higher than its epicenter, namely the economies of United States and UK. This was due to surge in food prices in India, driven by negative agriculture stock and high procurement price, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें देखी जा रही हैं, फूड प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में, वो बोला जा रहा है कि मेनली नेगेटिव एग्रीकल्चरल स्टॉक की वजह से और हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस हाइक की वजह से ये देखी गई हैं। आज फूड प्राइस इन्फ्लेशन टेंड टू फीड इनटू कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। किस में आता है ये? कोर इन्फ्लेशन में बोला जा रहा है। एज इन्फ्लेशन टेंड टू फीड इनटू कोर इन्फ्लेशन, इट वुड बी हेस्टी टू इंक्लूड दैट इंडियन इन्फ्लेशन इज हायर देन इन दी वेस्ट टुडे ड्यू टू कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर। तो कॉरपोरेट सेक्टर का के प्राइसिंग की वजह से इन्होंने ये बोलना चाह रहे हैं ये कि जो भी इंडिया की इन्फ्लेशन देखी जा रही है, जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं, वो हाई है कंपैरिजन अगर किया जाए वेस्ट से। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, नोट दैट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी द होलसेल प्राइस बेस्ड फूड प्राइस इन्फ्लेशन वॉज 2.8%, while that our manufactured products, the largest commodity group in the index, was lower of 2%। तो मतलब आपने देखा ना, फूड प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, और अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे ये 2% दिखाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, कोर हो या हेडलाइन इन्फ्लेशन या होलसेल प्राइस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कही गई हैं चीज़ें। अब सेकेंड देख लो, आर्ग्यूमेंट दैट कॉर्पोरेट पावर अंडरलाइज एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ समवॉट शॉर्ट टाइम पीरियड। तो बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। कॉर्पोरेट पावर अंडरलाइन एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे की है इन्होंने। इट इज़ ट्रू दैट वाइल wholesale price inflation has eased very considerably in the 6 month preceding March 23, consumer price inflation has not, but a mismatch between wholesale price and consumer price। तो बता रहे हैं कि एक तरीके का मिसमैच देखने को मिला है होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस में। इन्फ्लेशन इज़ नॉट न्यू, तो ये तो है ही कि ऐसा तो नहीं है हम फर्स्ट बार देख रहे हैं। इन्फ्लेशन एक ग्लोबल मुद्दा बना हुआ है और इंडिया में खासकर इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। थर्ड बता रहे हैं ये कि एट्रीब्यूटिंग एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन इन द कंज्यूमर प्राइस एंड होलसेल प्राइस फॉल टू प्राइसिंग लोवर ऑफ 5, वी एज्यूम दैट दीज कंग्लोमेरेट हैव हाई प्रेजेंस इन रिटेल ट्रेड हो गया और फूड प्राइसिंग, ये सारी चीज़ों में ये बता रहे हैं। पर देखो, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने दी है एज अ न्यूज़, पर हमें क्या जानना है, हम अपने शॉर्ट नोट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम वहाँ पे देखेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ठीक है, और कंज्यूमर इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस यहाँ पे है वो क्या है, तो उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर आ जाते हैं, इंडिया मस्ट बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नहीं ये वाला नहीं देखना है, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट
हाँ, अब यहाँ पे देखो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अच्छा, आप इतने दिन से न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, अब आपको ये लग गया होगा कि जो ये पेज है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है यहाँ पे हमारा, उसमें से कोई ना कोई या तो दोनों या तो एक इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो बात क्या की गई है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हैं, जैसे कोई है सिर्फ न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहा है, ठीक है, उसने पढ़ लिया सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं, पर एक्चुअल में हमें जाननी होंगी ना कि पार्लियामेंट्री क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी कितने टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हमको नोट खोज करके बनाना पड़ता है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उससे रिलेटेड यूपीएससी में किस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमको जानना होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आती चीज़ें। अब यहाँ कहा जा रहा है देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर बीइंग अ सब्जेक्टिव टू एक्सपर्ट स्क्रूटिनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 17th लोकसभा। क्या हुआ था, ओनली 14% विल हैव बीन रिफर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन सो फॉर। तो मतलब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो 17th लोकसभा था, जब 17th लोकसभा के दौरान सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसे बिल थे जिनको रिफ़र किया गया था कि वो फर्दर एग्जामिन किए जाएं, ठीक है। एज पर डेटा फ्रॉम PRS, as little as 25% of bill introduced were referred to committees in 16th लोकसभा, और 25% का हुआ था 16th लोकसभा में, as compared to 71% and 60% in 15th and 14th लोकसभा। तो यहाँ से आप देखो क्या पता चला कि 15th और 14th लोकसभा जब था तब उस समय ज़्यादा बिल थे जिनको ये कहा गया था कि फर्दर एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजा गया था, उससे कम 16th में हुए, ठीक है, 25%, और 17th में तो ओनली 14 बिल ही ऐसे भेजे गए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ जाननी है। कमिटी गो इनटू दिस डिटेल ऑफ स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट इट मे हैव ऑन गवर्नेंस इंडिकेटर। तो गवर्नेंस इंडिकेटर की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, ओके, एंड देन मेक देयर रिकमेंडेशंस। अब देखो एक चीज़ और आपको जाननी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है या किसी भी कमेटी की बात की जाए तो वो बस रिकमेंड करते हैं, ठीक है, नॉट बाइंडिंग। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो बाइंडिंग नहीं होती है, ओके। जो भी उनके सजेशंस होते हैं वो जस्ट अ सजेशन, ठीक है, आप वर्ड से ही समझो कि वो बस सजेशन है, वो बस रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होते किसी भी तरीके से, ये याद रखना है। इवन दो कमिटी रिपोर्ट आर एंड बाइंडिंग, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है, आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। वो किसी भी तरीके से जो भी उन्होंने कमिटी ने रिपोर्ट निकाली है वो ऐसा नहीं है कि वो बाइंड होगा, वो मानना ही मानना होगा गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट हेल्प द लेजिस्लेचर इंश्योर एन ओवरसाइट ऑन द एग्जीक्यूटिव। ओवरसाइट के लिए होता है, मतलब एक तरीके से हेल्प करता है लेजिस्लेचर को, ठीक है, वो उनको ओवरव्यू हो जाता है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, और एक टाइप की रिकमेंडेशंस होती है, एक टाइप के सजेशन के तौर पे देखा जा सकता है, पर किसी भी तरीके से ये बाइंड नहीं होता, ये बात याद रखनी है हमको। द पार्लियामेंट कुड कंसिडर अ कंपल्सरी रेफरल फॉर द बिल्स दैट आर टेबल्ड ऑन द फ्लोर टू द एप्रोप्रिएट कमिटी, आर्मिंग देम विद द मोर पावर विल हेल्प द इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, कुड कंसीडर कंपल्सरी रेफरल, मतलब कुछ चीज़ें हैं वो क्या कर सकती है, वो कंसीडर कर सकती है। जैसे बिल के लिए हो गया, जो बिल टेबल की गई है यानी कि बिल पेश किया गया है जो, ठीक है, तो उसमें जो बिल पेश किया गया है वो कुछ चीज़ों को कंसीडर कर सकती है। टू द अप्रोप्रिएट कमिटी, मतलब वो जो भी कमिटी, मतलब बहुत सारी कमिटी होती हैं, ठीक है, तो उसमें किसी चीज़ में उनको लगा ये चीज़ें कंसीडर करने के लिए सही हैं तो वो कर भी सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये सब जो हमने अभी देखा, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो हमने अभी जो ऑलरेडी देख लिया, ओके। इसके बाद यहाँ से देखो चीज़ें हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। तो एडहॉक कमेटी की बात की जा रही है यहाँ पे। एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप क्लॉज से रिलेटेड होती है। एज द नेम सजेस्टेड
वॉज फॉर्म टू डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंडियन सिटीजन। अब एडहॉक से आप जान गए होंगे कि ये परमानेंट कमेटी नहीं है, ये याद रखना, ये टेम्परेरी कमेटी है, एक तरीके टेम्परेरी कमेटी है ये, ओके, ये याद रखना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द अदर वेरी सिग्निफिकेंट कमेटी वर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, एग्जाम्पल दिया जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है असम का, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी है, और ये सारे एज एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने कि किस तरीके से कमेटी काम करती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, ओके, ठीक है। तो ये अब आपको ये जानना होगा, दो तरह की होती है पार्लियामेंट कमेटी। एक तो यहाँ पे मान लो आप स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी एडहॉक कमेटी होती है। ठीक है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट होती है, और एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है। यहाँ से ये आपको जानना है। और फिर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी भी होती है, यहाँ बताया जा रहा है then there was the expert committee on financial provision of the union constitution which was responsible for giving recommendations on union and province। वो क्या करती है, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है वो एक जो फाइनेंशियल प्रोविज़न होता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर अपना जो भी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रिकमेंडेशंस, मतलब वो रिकमेंडेशंस देती है, रिकमेंड करती हैं यूनियन और प्रोविंस को, जैसे टैक्स कलेक्शन को लेकर, एक्साइज ड्यूटी को लेकर, लिकर रेवेन्यू जान रहे हो ना, अल्कोहल वगैरह, और जो भी चीज़ें होती हैं टैक्स शेयरिंग और ये सबसे रिलेटेड, वो वहाँ पे रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस जो हैं वो देती है। अब एडवाइजरी कमेटी भी होती है, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, फाइनली द एडवाइजरी कमेटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटीज चेयर्ड बाय सरदार पटेल लुक्ड एट द एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। ये चाहो तो आप अपने शॉर्ट नोट में एक जगह मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि जो एडवाइजरी कमेटी होती है जिसका क्या होता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, और इसमें बताया जा रहा है कि मई 11, 1949 को ये चेयर की गई थी। ठीक है, चेयर्ड बाय सरदार पटेल, और क्या हुआ था, लुक एट द अबोलिशन ऑफ, अबॉलिश करने की बात हुई थी किस चीज़ को, रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, उसकी बात यहाँ की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, टुडे मतलब आज कल के समय में, ठीक है, करंटली बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव देयर ओन स्टैंडिंग, मतलब परमानेंट कमेटी, अभी देखो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, एंड एडहॉक नीड बेस्ड कमेटी, यानी कि टेम्परेरी। तो दोनों आजकल के समय में लोकसभा और राज्यसभा, उनके पास खुद की स्टैंडिंग कमेटी भी होती है और एडहॉक कमेटी भी होती है। ठीक है, और देयर इज़ ऑल्सो अ जॉइंट कमेटी, जॉइंट कमेटी भी होती है जो क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ हाउस। देखो जो जॉइंट कमेटी होती है उसमें दोनों हाउस का रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब रोल क्या है ये भी बताया गया है, जैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट, द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू टेबल एन एक्शन टेकन रिपोर्ट फॉर द हाउस टू जज द प्रोग्रेस, क्या क्या प्रोग्रेस रहे हैं, जैसे सब कमेटी का कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो अपनी चीज़ें करेंगे, रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, और फिर डिस्कशन वगैरह होगी कि क्या चीज़ें रह गई हैं। अब यहाँ पे देखो, द कमिटी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन इट्स रिपोर्ट नोटेड दैट द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑलवेज फेल शॉर्ट फॉर बजट एस्टीमेट। तो वहाँ पे उससे पता चला कि वहाँ पे क्या पड़ रहा है, बजट एस्टीमेट क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो इस तरीके से कमेटी अपनी चीज़ें सर्वे, मतलब जो भी एस्टीमेट रिपोर्ट बनाती है उसके जरिए वो वहाँ पे पेश करती है। करंट प्रोग्रेस क्या है, पुट्टा स्वामी जजमेंट की बात यहाँ पे की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है, परहैप्स द मोस्ट साइलेंट वर्क डन बाय अ कमिटी इन रिसेंट ईयर। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जब भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इज़ ऑन द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो जो अभी की बात की जा रही है, द मोस्ट salient work done by committee in recent year, digital data protection bill banning in 2017 the wake of Puttaswamy judgment that recognized privacy as a fundamental right। अभी ये चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी, कि पुट्टास्वामी जजमेंट में क्या बताया गया कि प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट बोली गई है। द जस्टिस ऑफ श्री कृष्णा कमेटी, उस समय जस्टिस श्री कृष्णा की कमेटी थी।
was formed and tasked to prepare a data protection framework for India. It presented final 166 पेज रिपोर्ट in 2018. तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं. ओके, अब फिर एक और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज टेबल्ड इन लोकसभा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको यहाँ से डिस्कस करनी थी. यहाँ पे एक चीज़ और है, बट दिस इज़ नॉट ऑल. सेवरल इम्पॉर्टेंट लॉज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल दैट सिक्स टू रेज द लीगल मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन 21 करने की बात की गई थी. ठीक है, अभी 18 है वुमेन के लिए. ठीक है, और मेल के लिए कितना है 21, उसको बढ़ाने की बात की गई है. तो ये सारी चीज़ें, तो जिस तरीके से कमिटी किस तरीके से काम करती है वो ये सब इस चीज़ों में, मतलब इस आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे हम यहाँ पे. ये साइंस का एक टॉपिक आया हुआ है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में, LHC के बारे में आया हुआ है. ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेंगे. इसमें बताया जा रहा है द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC ये बिल्ड किया गया है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा. इट इज़ ऑन द एनर्जी फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स रिसर्च कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विद द हाईली एनर्जाइज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बेस्ड है, ये याद रखना है. यहाँ पे कहा जा रहा है जो LHC ट्रू टू इट्स नेम इज़ अ 3 थिंग्स. 3 चीज़ें बताई गई हैं LHC से रिलेटेड. फर्स्ट क्या है कि ये लार्ज है. लार्ज में ये कहा जा रहा है सो लार्ज दैट इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट. मतलब इतना लार्ज है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट बन सकता है. सेकेंड अगर बात की जाए तो ये है इट इज़ अ कोलाइडर. It accelerates 2 beam of the particles in the opposite direction and smashes them head on, which means it accelerates 2 beam of the particles in opposite direction. मतलब क्या करती है, कोलाइड करती है अपोजिट डायरेक्शन से और smashes them on हेड से जुड़ती है. ठीक है, स्मैश करती है. थर्ड वन, these particles are hadron, और जो ये पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हेड्रॉन. Currently, engineers are warming up the LHC for its third region of operation, following upgrade that will have made the collider and detector more sensitive and accurate than before. It will start collecting data again from mid-May. तो इसका डेटा स्टार्ट हो जाएगा कलेक्ट करना mid-May से. फंक्शन देखें, हेड्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि बना हुआ है किससे, स्मॉलर पार्टिकल्स से. द LHC टिपिकली यूज प्रोटॉन, ये यूज़ करता है टिपिकली प्रोटॉन विच वॉज मेड अप ऑफ क्वार्क एंड ग्लूकॉन. तो ये टिपिकली प्रोटॉन क्या करता है, यूज़ करता है और जो कि बना होता है क्वार्क एंड ग्लूकॉन से. इट एनर्जाइज द प्रोटॉन बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू अ नैरो सर्कुलर पाइप दैट इज़ 27 किलोमीटर लॉन्ग. तो एक एक्सेलरेट करता है थ्रू नैरो सर्कुलर पाइप जो कि 27 किलोमीटर लॉन्ग है. बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं जो कि हमको उतनी नहीं देखनी है. हाँ, यहाँ से देखो, फाइंडिंग ऑफ द LHC. LHC कंसिस्ट ऑफ 9 डिटेक्टर. 9 डिटेक्टर हैं इसमें, लोकेटेड ओवर डिफरेंट पॉइंट ऑन द बीम पाइप. दे स्टडी पार्टिकल इंटरैक्शंस इन डिफरेंट वे. एवरी ईयर, तब हर साल, द डिटेक्टर्स जनरेट 30,000 TB ऑफ द डेटा वर्थ स्टोरिंग. डिटेक्टर्स जनरेट करते हैं 30,000 TB की डेटा वर्थ, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी एंड इवन मोर ओवरऑल. ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये है, तेजस राफेल सुकोई टू फेस ऑफ विद US फाइटर जेट एट COP India 23. So what is COP India 23? The light combat aircraft Tejas, Rafale, Su-30 MKI and Jaguar of the Indian Air Force. ये सारे Indian Air Force के हैं. All set to be undertake maneuvers with F-15 fighter and B-1B long range bombers of the US Air Force USAF from Thursday.
ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज की बात की जा रही है और यहाँ पे हमें इट इज़ अ रेयर गेस्चर, सो दिस इज 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जापान इज़ टेकिंग पार्ट इन द एक्सरसाइज, जापान भी पार्ट लेगी इस एक्सरसाइज में एज एन ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर वो पार्ट लेगी जापान। द एक्सरसाइज विल बी सपोर्टेड बाय एरियल रिफ्यूलर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग। तो ये क्या होगा, एक चीज़ ये है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सरसाइज वो अप्रैल 20 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इवन दैट यूएस बॉम्बर विल बी टेकिंग पार्ट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडिया। B-1B बॉम्बर्स हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, तो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमको, हाँ ओके, तो ये क्या है, सेकेंड फेज ऑफ ऑनगोइंग बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है, कॉप इंडिया 23। तो बस ये देखना था हमें इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे तो बस ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी, अगर कुछ भी छोटा होगा तो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।